नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विवेक त्रिपाठी से। विवेक त्रिपाठी का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उनका पूरा परिवार रीवा शिफ्ट हो गया और रीवा में विवेक त्रिपाठी ने अपनी पढ़ाई लिखाई की। विवेक त्रिपाठी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आपको बता दें कि विवेक त्रिपाठी के फादर सीआरपीएफ में थे और आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। और ये एक बेहतरीन अभिनेता है। टीवी कई सीरियल्स में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अगर टीवी सीरियल्स की बात करें तो टीवी सीरियल्स बड़ो बहू में कॉमेडी किरदार निभाया है विवेक त्रिपाठी ने। तो धारावाहिक कसौटी जिंदगी की में नेगेटिव किरदार निभाया है। तो टीवी सीरियल कहानी वीर क्रांतिकारी में भी अभिनय किया है। तो फिल्मों की बात करें तो फिल्म हीरो ऑफ चंद्रशेखर आजाद में विवेक राजगुरु बने हैं। राजगुरु का किरदार निभाया है इसमें विवेक ने। तो वेब सीरीज द रेलवे मैन में विवेक ने अदाकारी की है। तो बहुत ही पॉपुलर और धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा में भी विवेक ने अभिनय किया है। तो टीवी सीरियल कस्तूरी में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता विवेक त्रिपाठी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। सबसे पहले धन्यवाद सर आपको और आपकी टीम को कि आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। विवेक जी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अक्सर हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है वो खासकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ जाता है। और हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक्टर भी बनते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ एक मोटिवेशन होता है या कोई कहता है कि आपको एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। तो आपको कैसे मोटिवेशन मिला? आपको कब लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? किसी ने कहा कि आपको खुद लगा कि मुझे जाना चाहिए इस फील्ड में? और सर मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। एक्चुअली मुझे कोई बचपन का मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। ये जो सफर शुरू हुआ ये भोपाल से शुरू हुआ। मैं भोपाल पे पढ़ाई करने गया। वहाँ पर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू ठीक ठाक दिखता है, तू मॉडलिंग में ट्राई कर। मैंने 2 साल मॉडलिंग किया। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू मॉडलिंग तो कर ही रहा है, तो एक काम कर, तू एक्टिंग में भी ट्राई कर। तो मैंने फिर पराग थिएटर ज्वाइन किया भोपाल में और फिर सर 2016 में मुंबई आया और अभी तक मुंबई। जी। तो जब आप मुंबई आए, जो सोचकर आप आए थे कि मुंबई जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, तो जो शुरुआती दौर का स्ट्रगल रहा है वो कैसा रहा आपका? और जिस काम के लिए आप गए थे, क्या उस हिसाब से चीजें हो रही थी या उसके जस्ट अपोजिट हो रही थी या सब कुछ बढ़िया चल रहा था शुरुआत में? नहीं सर, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बढ़िया चल रहा था, क्योंकि काफी मुश्किल वाला सफर रहा ना हमारा। क्योंकि सर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके ये फिल्मी बैकग्राउंड लगभग जीरो सा है। मतलब दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है जी। लेकिन मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल सफर नहीं रहा, क्योंकि एक मेरा दोस्त भाई है विवेक मिश्रा, वो मेरे से 1 साल पहले मुंबई आ चुके थे जी। तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा चीजें ना आसान कर दी थी। लेकिन जब वो आए थे तो उनको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल सफर का वो सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे लिए उतना नहीं था, क्योंकि वो पहले से प्रोडक्शन हाउस घूम चुके थे, कास्टिंग वालों के नंबर ले चुके थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा है। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा आसान था क्योंकि आपके एक मित्र वहाँ पहले से ही थे। क्योंकि अक्सर होता है, क्योंकि वहाँ जाओ तो कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, किधर रहना है, इसी में जो एक्टर होता है उसी के 1-1.5-2 महीने उसके निकल जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि किधर जाएं, किनसे मिले, क्या करें। तो जो पहला ब्रेक था मुंबई में आपका, वो कौन सा था और कैसे मिला आपको? जो पहला ब्रेक था, मैंने बालाजी का एक शो किया था चंद्रनंदनी। उसमें मुझे 3-4 दिन का ही काम मिला था, लेकिन जो पहली बार मैं टीवी पे वहीं से आया था और वहीं से मेरी सफर की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो जब पहली बार आप कैमरे के सामने आप एक्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त कैसा आपको फील हुआ? जो आप कॉन्फिडेंस के साथ आप कैमरे के सामने उतरे थे, उससे ज्यादा आपने बेहतर परफॉर्म किया या थोड़े से आप डर गए थे, नर्वस हो गए थे आप? सर सिंपल सी बात है कि इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस किया नहीं था। मैंने थिएटर किया था, तो थिएटर पे कभी कैमरा तो होता नहीं, तो सिंपल से नर्वस था। लेकिन ये था कि मेरे लिए अच्छा था। मैंने जब पहला टेक मैंने दिया था तो काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो पहचान गए थे एक्चुअली कि ये बंदा भी पहली बार चीजें कर रहा है। क्या कैरेक्टर था इसमें आपका? क्या बने थे आप इसमें? मैं उसमें मतलब शिष्य बना था उनके। अब जी, तो वही मैं कैरेक्टर के 3-4 दिन का ही काम था, जो पहला ब्रेक था मेरा। और फिर तो वैसे ही डायरेक्टर सर ने आके समझाया कि तू आराम से कर, अच्छे से कर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस वो चीजें आसान होती गई। जी। चलिए, तो जो पहला जो टेक था उसमें आप थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन जैसा कि आपके पिताजी, आपने भी कहा कि आपके बैकग्राउंड में कोई दूर दूर से इस इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन आपके पिताजी सीआरपीएफ में थे आपके। तो कभी आपको लगा नहीं कि आपको भी
डिफेंस फील्ड में जाना चाहिए, आर्मी में, सीआरपीएफ में या पुलिस में, या कभी आपके पिताजी ने कहा कि बेटा इसमें एक्टिंग करने क्यों जा रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्यों नहीं इसमें तुम भी सीआरपीएफ में ट्राई करो या पुलिस में ट्राई करो या आर्मी में ट्राई करो? सर एक्चुअली मेरा बचपन से सपना था, ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा कि पापा को मैं देखता था तो मेरा थोड़ा बहुत सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं। एक बार ऐसे मैंने पापा से चर्चा किया था कि मैं भी पुलिस में जाना चाहता हूं, तो पापा ने बोला था कि तुम्हें पता है कि पुलिस की नौकरी कैसी होती है, कितनी मेहनत होती है। तो वो चीजें पापा ने थोड़ा सा मुझे मतलब दरकिनार किया था कि नहीं तुम्हें ऐसा ये काम मतलब नहीं करना। हालांकि मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो ऐसा मतलब किसी ने ऐसा कुछ मतलब बोला नहीं, मेरा फैमिली से पूरा सपोर्ट था, पापा का था, मम्मी का था, घर वालों का था, दोस्तों का था कि हाँ तू ठीक है ये काम कर रहा है तो अच्छे से काम कर, मतलब सपोर्ट बराबर था, कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, कभी रोक टोक नहीं कि नहीं मुझे ये काम करना है तो नहीं तू ये काम मत कर, तेरे लिए ये काम नहीं बना। मैं जो करना चाहा मेरे घर वालों ने बोला ठीक है तू कर। जी बिल्कुल। तो जो एक जैसे आपने कहा जो पहला टेक था आपका उसमें थोड़े से आप नर्वस थे, उसमें आप शिष्य बने हुए थे, लेकिन एक जो सपना होता है कलाकार का कि मुझे एक जैसे होता है ना कौन बने करोड़पति में एक पड़ाव होते हैं कि 3 लाख है, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी उसके पड़ाव होते हैं, तो कलाकार भी एक पड़ाव लेकर चलता है कि मुझे पहले तो एक मौका मिल जाए स्क्रीन के सामने खड़े होने का, उसके बाद फिर मुझे कुछ डायलॉग मिल जाए, उसके बाद फिर मुझे कुछ बड़े रोल मिल जाए। तो आपके किस तरह के पड़ाव थे और जो पहला पड़ाव था वो कौन सा था जो आप सोच कर गए थे कि ये तो मुझे सबसे पहले अचीव करना है? सबसे पहले मैंने सर मेरे जो माइंड में ये था कि मुझे अपने फैमिली को फीडबैक देना है और मुझे जो लोगों ने मेरे बारे में सोचा है कि ये काम ये करे नहीं कर पाएगा, यानी कि बहुत ऐसी नेगेटिविटी थी मेरे मतलब लोगों की कि यार ये नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो सबसे पहले तो सर मुझे उन्हें दिखाना था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया के इंसान हो, आप जब तक आपको लोग नेगेटिविटी आपके बारे में नहीं बोल सकते, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी। तो सबसे पहले मुझे उन्हें दिखाना था। तो ये जो आपने बात की कुछ लोग नेगेटिव बात करते थे, कौन थे ये? आपके मित्र में से थे या आपके कलीग में से थे, या जो जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि वहां पर जो आपके सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो अभी आए हो, अभी तुम्हारा नंबर बहुत टाइम लगेगा आने में, क्योंकि अभी हमारा नंबर आएगा उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर आएगा। इस तरह की बातें मैंने अक्सर सुनी है कि वहाँ के सीनियर लोग जो जूनियर को डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं बेटा सामान पैक करके चले जाओ, बड़ा मुश्किल है इधर। तो कौन करता था आपको इस तरह की बातें आपके बारे में? सर इंडस्ट्री में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा भी मुझे फिलहाल कोई मिला नहीं है जो डिमोटिवेट करे। अब है हमारे क्षेत्र सर, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेके क्या ना किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, तो बस ये वाली नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहूंगा आप किसी का नाम ले, लेकिन किस तरह की बातें वो करते थे ये जरूर मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर कि नहीं कर पाएगा, कि बस ऐसे ही है, पिता के पैसे बर्बाद कर रहा है, वहां पर जाके घूमता फिरता होगा, ये चीजें सर तकलीफ भी होती थी। हालांकि मैंने कभी रिएक्ट ये सब चीजों पे नहीं किया क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनका बड़ा रोल होता है किसी कलाकार को या किसी भी फील्ड में व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर उन्हीं से एक जज्बा मिलता है, क्योंकि बाकी सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से ज्यादा जज्बा मिलता है कि मुझे करके दिखाना है और इनको मुझे बताना देखो कि आप गलत है, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए जिंदगी में जो आपके बारे में इस तरह की बातें अक्सर करते रहे, क्योंकि उन्हीं से एक जज्बा मिलता है, उन्हीं से गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा वो पॉजिटिव वाला होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जो आपका जो पहला जो बड़ा जो एक काम था जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है और इनको समझ में आ गया होगा कि मैं पिताजी के पैसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई यहाँ कुछ अच्छा कर सकता हूँ? एक्चुअली सर मेरा एक सीरियल था बड़ो बहू, जो जिसकी मेरी कास्टिंग दीपक शर्मा जी ने की थी। वो मेरे मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम था। जब पहली बार 2017 पे मैंने वो काम पाया था। तो उसमें मेरा कैरेक्टर जो कॉमेडी का था, मुन्नू बड़ो बहू एनटीवी पर आता था, वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा था और मुझे करने में उससे मजा भी आया, बहुत ज्यादा मजा आया। तो वहां से लोगों की थोड़ा बहुत मतलब बोलचाल, मतलब लोगों ने जो मेरी बुराई करते थे वो कम हुआ। हालांकि आज ऐसा भी नहीं कि वही लोग मेरी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूँ अगली बार कभी आप मिले तो उनको पार्टी दीजिएगा आप, क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि फिर कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छा मोटिवेट करते हैं फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इसमें जो बड़ो बहू में आपका जो कॉमेडी किरदार था वो किस तरीके का था, और कोई अगर 1-2 लाइनें अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे उस कॉमेडी किरदार की लाइनें, क्योंकि कई हमारे दर्शकों ने आपको इस किरदार में जरूर देखा होगा, लेकिन वो आपके गेटअप होगा, अभी आप यहाँ दूसरे गेटअप में हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप कुछ किरदार के बारे में बताएं और कुछ संवाद बताएं तो मुझे लगता है दर्शक बोलेंगे कि हाँ ये तो वही है, आज थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। जी एक्चुअली जो मेरा वो कैरेक्टर कॉमेडी प्लस नेगेटिव था, ऐसा था। तो उसमें एक लाइन थी, मुझे वो लाइन थोड़ा ध्यान है, लाइन थी कि
बड़ो जी खाना खा लीजिए ना प्लीज, ऐसा कुछ था। अच्छा, कॉमेडी वे में था, तो वो चीजें थी। तो बहुत खाना खिलाया आपने। जी। अच्छा, एक एक और सीरियल है आपका, कहानी वीर क्रांतिकारी। अभी है पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, और ये जो जी। सीरियल है कहानी वीर क्रांतिकारी, ये पूरे क्रांतिकारियों के ऊपर सीरियल है, तो इसमें क्या किरदार आपने निभाया था और कैसा एक्सपीरियंस था? और सबसे पहले तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा धीरज मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे ये किरदार दिया। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं मेरे ख्याल से कम है मेरे शब्दों से, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा किए थे। और एक उन्होंने मुझे जो कैरेक्टर प्ले करने को दिया था वो हेमचंद्र का था, जो मेरी उम्र तो 25 साल थी, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर था वो 60-70 साल वाला था। अच्छा। जी, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा था। मतलब ये था कि सीन करने से पहले तो मैं डर रहा था काफी ज्यादा कि मैं ये सीन परफॉर्म कर पाऊंगा, इस कैरेक्टर में ढल पाऊंगा या नहीं ढल पाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ वो मेरे साथ, क्योंकि सर ने भरोसा दिलाया था कि तू कर सकता है ये चीजें, तो फिर मैंने किया वो चीज। तो 60 साल का जो कैरेक्टर आपने निभाया था उसके लिए आपने क्या कुछ खास तैयारी की थी? आपने किसी लोगों को ऑब्जर्व किया था जो उस उम्र के थे, और कैसे आपने तैयारी की थी, कैसे आप चलते थे, कैसे आप बोलते थे, और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए जब वो उस किरदार में आप ढलते थे आप? सर फायदा मेरे लिए ये हुआ कि वो मतलब शूट करने से पहले मैं 15-20 दिन पहले गांव चला गया था। अच्छा। कुछ काम से गांव में, तो वहाँ के जो लोग थे, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मैंने देखा था कि बेसिकली ये मुझे लगता है बरगद के पेड़ के नीचे गांव में अक्सर ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं और उनकी गपशप चलते रहता है। तो ऐसा कोई आपके गांव में ही बरगद का पेड़ था जहां अक्सर ऐसे लोग बैठे रहते हैं और गपशप चलती रहती है उनकी? नहीं, बरगद का पेड़ तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एक्टर के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी, तो वहीं से मैंने देखा, फिर मेकअप हुआ, वो चीजें ढला, मैंने यूट्यूब से चीजें देखी। हाँ, तो वहां से चीजें मतलब आसान हो गई मेरे लिए। जी। अच्छा, हीरो ऑफ एक और दूसरा आपका एक फिल्म है, अब ये फिल्म की बात करता हूँ मैं थोड़ा। हीरो ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें आप राजगुरु बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है आपका ये। तो और जैसे मैंने फिर कहा कि पूरा देश अभी आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव मना रहा है और सब अभी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है राजगुरु का रोल। जब आपको ये ऑफर हुआ तो उस वक्त क्या आपको फील हुआ, और फिर कैसे आप इस रोल के लिए तैयार हुए? क्योंकि इस तरह के जब रोल मिलते हैं कलाकारों को तो बिल्कुल वाकई उनको खुशी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी होती है इस तरह के रोल को निभाने के लिए, क्योंकि पहले बड़े बड़े एक्टर इस तरह के रोल कर चुके रहते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कलाकारों की, जब उनको एक रोल मिले ये तो कुछ डिफरेंट करें, लेकिन उस रोल में रहते हुए, और जो पहले लोग कर चुके हैं उससे हम बेहतर करने की कोशिश रहती है। तो आप किस तरह से इस रोल में ढले थे? आप क्या कुछ खास तैयारी थी इस रोल के लिए? सबसे पहले तो सर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इतने बड़े फ्रीडम फाइटर का रोल किया। और पुनः मैं एक बार धीरज मिश्रा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये रोल दिया। उनके बारे में मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी और उनकी फिल्में भी देखी थी, जो इससे पहले जो फिल्में बन चुकी हैं। जी, तो मैंने वही प्रिपरेशन तैयारी मतलब शुरू कर दी थी धीरे धीरे। लेकिन ये था कि मेरे लिए एक डर था कि मैं ये रोल निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का मैं रोल करने जा रहा था जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे रोल करूंगा। जी, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग वाला रोल था, क्योंकि मैंने अभी तक, मुझे ऐसा लगता है जो भी रोल मुझे मिले हैं तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि आसान रोल है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसी चैलेंजिंग वाली रोल की आप बात कर रहे हैं जो विघ्नहर्ता गणेश आए, इसमें आप जो उम्र थी वो तो 25-30 वाले का आप किरदार निभा रहे थे, लेकिन आपका जो मस्तिष्क था वो 5 साल की उम्र के बच्चे का था। तो एक तरफ तो आपने 60 साल की उम्र के क्रांतिकारी का आपने अभिनय किया, और दूसरा यहाँ पर आपकी उम्र थी ठीक ठाक, जो नॉर्मल जो आपकी उम्र थी, लेकिन आप बने थे उसमें जो किरदार निभा रहे थे वो उसका जो मस्तिष्क था वो सिर्फ 5 साल की उम्र का था। तो कैसे आप इन चीज़ों के लिए, उसमें क्या कुछ था, कैसे आप संवाद बोलते थे? क्योंकि हम जरूर सुनना चाहेंगे 25-30 साल का किरदार 5 साल के मस्तिष्क वाले बच्चे की तरह किस तरह संवाद बोलता है। एक्चुअली सर सबसे पहले ये जो मुझे शो दिलाया था आरके पंडित जी ने दिलाया था, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, मतलब हैं अभी, उन्होंने मुझे ये रोल दिया था और बहुत भरोसा करके, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन लगाया था विवेक तू ये रोल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सर मैं ये रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये शो के लिए लॉक हो गया, अब मुझे शूट के लिए आमगांव जाना था, तो वहाँ के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, मतलब एनजी सर, और डायरेक्टर सर थे जेपी सर, विकास सर, उन्होंने सर इतना खूबसूरती से मुझे समझाया जी। तो सर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं वाकई में ये रोल, मतलब मैं रोल करने से पहले मैं इतना डर रहा था यार, मैं 5 साल 6 साल के बच्चे का रोल कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वो पालने में लेटा रहता है, 25-26 साल का बच्चा अंगूठा चूसता रहता है। ये मेरे लिए सर काफी टफ था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन जो डायरेक्टर सर थे, क्रिएटिव डायरेक्टर, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इतने खूबसूरती तरीके से समझाया सर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस कैरेक्टर के लिए ही बना,
बना था। और फिर जब मैं वो धीरे धीरे करता गया तो मेरे दिमाग में एक असर सा होने लगा था कि यार मेरा दिमाग सच में क्या ऐसा हो रहा धीरे धीरे कि मतलब मेरी सोच बच्चों वाली हो रही है। जी। तो मेरे लिए सर जितना मैं पहले मुश्किल समझता था वो मेरे लिए उतना ही आसान हो गया और सर फाइनली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। प्रोडक्शन ने तारीफ की, कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरी तारीफ की, अच्छा लगा सर। चलिए, तो बिल्कुल वाकई जब प्रोडक्शन वाले तारीफ करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। और बहुत सारे चैलेंजिंग रोल आप इस तरह से करते आ रहे हैं, तो कोई अगर ऐसा संवाद आपको आपके जो निभाए हुए किरदार का अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। इसका विघ्नहर्ता श्री गणेशा का, हाँ, किसी भी सीरियल का अगर विघ्नहर्ता गणेशा का अगर आप बोल रहे और अच्छा है, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे कि इसमें एक आप जो 25-30 साल की उम्र का किरदार निभाया था उसमें 5 साल के बच्चे की तरह आप कैसा संवाद बोल रहे थे, अगर आपको याद हो तो, वरना जो भी आपको याद हो। इसका एक लाइन था ऐसे ही कि मतलब मैं नॉर्मली भी बोल रहा हूँ कि माँ देखो ना, पिताजी बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन मेरा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। मेरी शादी हो जाती तो मैं 2 बच्चों का बाप होता। देखो ना माँ, देखो, ऐसा कुछ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब इस तरह के किरदार करते हुए आपके घर वाले आपको देखते हैं, माता पिताजी या आपके दूसरे दोस्त लोग, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है? सर उनका रिएक्शन तो अच्छा ही रहता है। उन्हें खुशी होती है, मुझे फोन करते हैं, मेरे दोस्त यार फोन करते हैं कि यार आपने अच्छा काम किया है, मुझे खुशी हो रही है। और माँ बाप का तो सर हमेशा से ही अच्छा ही था, वो तो अच्छा ही सोचेंगे। जी, आपने पिताजी की बात की, माता जी क्या चाहती थी कि आप इस फील्ड में जाएं या वो कुछ और चाहती थी? क्योंकि वो शायद रीवा में रहती हैं और आप मुंबई में हैं, तो माता जी जो रहते हैं बच्चे, वो कभी नहीं चाहते कि बच्चे उनसे दूर जाए, तो क्या वो चाहती थी कि आप मुंबई जाए वहाँ पर, या वो कुछ और चाहती थी, कुछ और करे बेटा हमारे पास रहकर? सर ऐसा है, देखिए कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जाए, लेकिन ऐसी मजबूरियाँ होती है इंसानों की जो घर से दूर ले जाती है। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात ना करके किसी और भी फील्ड की बात करता हूँ, जॉब वाले हो गए या फिर किसी और चीज के बारे में। जब तक वो घर से निकलेगी नहीं सर, तो आगे उनका कैसे आगे सब बिल्कुल हो पाएंगे। घर पे रह के तो कुछ मेरे हिसाब से मुश्किल है चीज कर पाना। बिल्कुल। और मुझे लगता है आजकल तो मोबाइल वाले युग में, खासकर स्मार्टफोन वाले युग में, भले आप किसी भी जगह रहें लेकिन कम से कम वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप रोज़ देख सकते हैं, रोज़ बातचीत कर सकते हैं। जो थोड़ी दूरियां रहती है वो कम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि जब मर्जी हो बात कर लो, जब मर्जी हो देख लो। अच्छा, वेब सीरीज़ की बात करते हैं। द रेलवे मैन में भी आपने एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया है, तो कैसा था इसमें एक्सपीरियंस वेब सीरीज़ का आपका? सबसे पहले तो सर ये जो द रेलवे मैन वेब सीरीज ये सर्च प्रोडक्शन की है, तो मेरे लिए काफी बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने इसमें काम किया। हाँ, एक सपने का साकार जैसे होने वाला वो चीज थी कि आप मैंने फाइनली इसमें काम किया इतने बड़े प्रोडक्शन में। ये जो वेब सीरीज है 2 दिसंबर को आने वाली है जी। इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूँ क्योंकि अभी ये ऑन एयर नहीं हुआ, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जो भी मेरा कैरेक्टर है हाँ, काफी अच्छा है जी। अच्छा, आप जैसे हमको पता चला कि आप शौकिया तौर पर कभी कभी कुछ गाते भी हैं, आप गुनगुनाते भी हैं, तो अगर आप कुछ अपने मनपसंद गाना कोई हमारे दर्शकों को सुना दे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्टिंग करते हुए दर्शकों ने तो आपको कई बार देखा है, मुझे लगता है गाना गाते हुए बहुत कम देखा होगा दर्शकों ने आपको। सर मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, पर हाँ खुद को खुश करने के लिए मैं कभी कभी गा लेता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि यही होना चाहिए कि जब तक आप खुद को खुश नहीं करेंगे, मुझे लगता है जो प्रोफेशनल सिंगर भी होते होंगे वो सबसे पहले खुद को खुश करते होंगे, क्योंकि अगर आपका गाना खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो दर्शकों को कैसा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल जो दिल खोल के हम चाहेंगे कोई मनपसंद गाना आप गाइएगा। जी मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, गजल है जी, मैं आपको सुनाता हूँ। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते के उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते के उम्र कटी हो जैसे, जाने बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। बहुत बढ़िया विवेक जी, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाते हैं आप तो। बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, आपने के मेमन के साथ भी काम किया, वेब सीरीज में राजा मुराद के साथ भी काम किया है, और जो रामायण में माता सीता का किरदार जिन्होंने निभाया था दीपिका जी, उनके साथ भी आपने काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था इन बड़े कलाकारों के साथ काम करने का?
सर जैसे ये बड़े कलाकार, इनके साथ काम करना आपके लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हम इन्हें बचपन में टीवी में देखते थे, कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ हमें काम करने का मौका प्राप्त होगा जी। तो सर आपका हर एक आर्टिस्ट अलग अलग एक दायरा होता है। हाँ। मैंने ऐसे 3-4 लोग जो बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया सर, सब बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही जो अपने नीचे वाले आर्टिस्ट है जैसे उनके जूनियर है जो बहुत ही सपोर्ट करते, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आपको अगर मैं कोई चीजें गलत कर भी रहा हूँ बोल देते बेटा ऐसे नहीं, ये सीन आप ऐसे परफॉर्म करो, तो चीजें एक आर्टिस्ट के लिए सर बहुत आसान हो जाती है। तो बहुत ही ये जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है, मतलब आर्टिस्ट है और बहुत ही सपोर्टिंग है। जी चलिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ काम करने का, क्योंकि वाकई जिनका बचपन से हम टीवी में फिल्मों में देख रहे हैं, अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, एक बार शूट में आपका एक्सीडेंट हो गया था और हमें पता चला कि फिर आप एम्बुलेंस में आते थे जाते थे, तो क्या हो गया था? वो क्या कौन सा सीरियल था या फिल्म था और कैसे एक्सीडेंट हो गया था आपका? और सर एक सीरियल था प्रिया अलवेला करके, राष्ट्रीय प्रोडक्शन का था। तो वहाँ पर एक सीन था कि जो मतलब एक्टर उनके साथ मेरा एक सीन था ये पंच मारने वाला, वो मुझे पंच मारते मैं उन्हें पंच मारता हूँ। और सर जैसे मैं उन्हें पंच मारा जो मेरे हाथ डिसलोकेट हो गया। अच्छा। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सर, मुझे वहाँ से एम्बुलेंस से लाना पड़ा था, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। तो सर वो चीजें काफी पेनफुल था और वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो फिर कितने समय के बाद वो ठीक हुआ आपका हाथ? सर कम से कम 15-20 दिन लग गए थे। क्या प्लास्टर भी चढ़ा था? नहीं प्लास्टर तो नहीं चढ़ा था। हाँ। वो डॉक्टरों ने हड्डी सही कर दी थी, लेकिन बोला था कि आपका ये हाथ इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा जल्द से जल्द आप कराना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसका जो शरीर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरीर के साथ ही उसको एक्टिंग करना होता है, इसलिए कभी कभी बिल्कुल बहुत संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इस तरह के हादसे ज़रूर हो जाते हैं शूटिंग में। हमने बहुत सारे किस्से भी देखे हैं, अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया था कुली में। तो इस तरह के हादसे बिल्कुल होते रहते हैं, और लेकिन ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि कुछ दिनों बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अच्छा, जब आप मुंबई में गए तो स्ट्रगल जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। हमने कभी कभी सुना है लोगों को कि भूखे पेट 1-2 दिन गुजारना पड़ा, तो कोई कहता है कि हमें रेलवे स्टेशन पे गुजारना पड़ा, तो मैंने ये भी सुना है कोई कहता है कि पार्ले जी का बिस्कुट पानी में डुबा कर खाना पड़ा, और ऐसे ही हमने कुछ दिन गुजारे हैं। तो कोई ऐसा दौर रहा आपका स्ट्रगल का कि इसके ऐसा कुछ रहा, या फिर इसके अलावा कुछ और रहा कि जो स्ट्रगल का दौर था वो सबसे ख़राब दौर था और आपको ऐसा लगा कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है? सर ये तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी फील्ड पे आ गए, कोई मतलब पीछे जाने का कोई रास्ता बचता नहीं है। और रही बात ये भूखे प्यासे मतलब सोने की बात, तो सर ऐसा कभी अभी तक फिलहाल तो नौबत नहीं आई है, क्योंकि ये चीजें में तो मेरे घर का सपोर्ट था ही, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं अभी करंट में जो मेरे दोस्त हैं सर, उनका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एहसान मान लीजिए, दोस्ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट। करंट में दोस्त कौन से, जो मुंबई में आपके को एक्टर रहते हैं साथ में जो रूम में हैं, या आपके स्कूल के बचपन के, या आपके रीवा के, आपके शहर के? सर बेसिकली तो मेरा भाई है विवेक मिश्रा, वो तो मेरे साथ ही रहता है। तो उसका तो सर मैं नहीं गिना सकता एहसान, क्योंकि सर वो एहसान गिनाऊंगा तो सर ऐसा हो जाएगा कि मैं फिर उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ। तो एहसान तो नहीं गिना सकता, पर हाँ उनका मेरे जीवन में इतना ज्यादा योगदान है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा। और जो मेरे स्कूल फ्रेंड है सर, उनमें से एक अरविंद गुप्ता है, निशांत तिवारी है, मुकेश गुप्ता है, और संदीप है तिवारी है जी, और इन लोगों विकेट गुप्ता सर, इन लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा हमेशा रहा है। जब मैं कॉलेज में था तब भी फाइनेंशियल सपोर्ट बराबर था, और मतलब मेंटली सपोर्ट था। इन्होंने मतलब मुझे सर बोला है कि तू जाके एक्टिंग कर, मॉडलिंग कर। इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। तो मैं शायद इनको मैं कभी इनके बारे में मैं जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, तो मैं जरूर करूंगा। और इनके लिए सर मैंने एक लाइन भी लिखी थी अपने दोस्तों के लिए, कि मैंने सोचा कि चलो दोस्त और खुदा को ढूंढते हैं। तो सर मैंने सोचा कि अगर पहले खुदा मिल जाए तो इनके से खुदा के साथ मिलकर दोस्तों को ढूंढ लेंगे। लेकिन सर हुआ कुछ उल्टा, मुझे पहले दोस्त मिल गए सर, फिर मुझे खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर अच्छे दोस्त अगर आपके साथ हो तो आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो दोस्त ही होते हैं जिनके साथ आप वो सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जो आप माता पिता के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। और दोस्तों का अगर साथ हो तो फिर तो क्या बात है। इसलिए कई फिल्में भी बनी है दोस्ती के ऊपर, वो तो आप भी जानते होंगे। अच्छा विवेक जी, समय बहुत कम है, मुश्किल से कुछ सेकंड है, जाते जाते 2-3 लाइनें और सुनना चाहेंगे आपसे, आपकी मनपसंद गाने की। समय कम है, मुश्किल से 15-20 सेकंड है, तो कोई एक लाइन और जाते जाते दोस्ती के ऊपर हो जाए, अगर आपको कोई याद हो कोई गाना दोस्ती के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अब मेरी दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बहुत बढ़िया विवेक जी, मैं चाहता हूँ हर किसी को आपके दोस्तों की तरह दोस्त मिले। विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय का मैंने तो आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विवेक त्रिपाठी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।